स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में फ्रैंकिंग मशीन के बारे में करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने किया था कि जब भी किसी डाक वस्तु को पोस्ट किया जाता है तो उसकी पोस्टिंग के लिए जो पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया जाएगा उसके लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं। आप कैश के माध्यम से उसका भुगतान कर सकते हैं, आप स्टैंप्स का यूज़ कर सकते हैं, डाक टिकटों या स्टेशनरी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रैंकिंग मशीन जो है हमारे पास आती है क्लोज नंबर 11 में। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज द स्टैंपिंग मशीन। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन जो है एक मुद्रांकन मशीन होती है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमने डाक टिकटों का उपयोग करना है किसी भी डाक वस्तु के जो पोस्टेज चार्जेस हैं उनके भुगतान के लिए, तो हम डाक वस्तु के ऊपर डाक टिकट चिपकाएंगे। नकदी का उपयोग करना है तो हम उसको काउंटर पर लेके जाएंगे। उसी तरह से फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से अगर किसी भी डाक वस्तु के लिए आप भुगतान करना चाहते हैं तो उस डाक वस्तु के ऊपर उस फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है, तो इसको हम कहेंगे स्टैंपिंग मशीन। और कमीशन ऑफ 3% इज परमिटेड ऑन वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, आगे फिर से हमारे पास आ जाएगा। It is intended to stamp impressions of dies of approved design on private and official postal articles in payment of postage and postal fees। फ्रैंकिंग मशीन का उद्देश्य डाक और डाक शुल्क के भुगतान में निजी और आधिकारिक डाक लेखों पर अनुमोदित डाइज की छापों को मुद्रित करना होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से किसी भी डाक वस्तु के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन उस डाक वस्तु के ऊपर लगाएंगे। लेकिन उस इंप्रेशन में, उस छाप में क्या क्या रहेगा, उसमें लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई जो है उनकी छाप रहेगी। लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई हम आगे करेंगे किस में आएंगी। और दूसरी बात, अब किसी भी डाक वस्तु के लिए हम करेंगे तो कौन सी डाक वस्तु है, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में हम करेंगे बाद में, एक टॉपिक आएगा तो वहां पे हम करेंगे। और प्राइवेट आपको पता ही है, कोई भी नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति भेजेगा तो उसको हम प्राइवेट आर्टिकल मानते हैं। तो प्राइवेट आर्टिकल्स के लिए भी और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के लिए भी फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए। और क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य रहता है, ताकि उस डाक वस्तु के ऊपर लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई की इंप्रेशंस लगाई जा सकें। टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन की बात करें, फ्रैंकिंग मशीन जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होगी EFM, दूसरी होगी आपके पास RMFM। EFM इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, दूसरी आपके पास RMFM रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। तो दोनों तरह की फ्रैंकिंग मशीन के लिए किस तरह से रहेगा, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन की जो इंप्रेशन होती है उसका इंप्रेशन का रंग जो है वो रेड होगा। इसमें दो डाइज होंगी, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। तो इन वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई की इंप्रेशन किसी भी आर्टिकल के ऊपर लगाने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग जो है वो किया जाएगा। सेकेंड आपके पास रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। तो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन आल्सो नोन एज डिजी फ्रैंक प्लस मशीन। तो इसे डिजी फ्रैंक प्लस मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इंप्रेशन की बात करें तो इसकी इंप्रेशन जो वो ब्लू कलर की होती है। इसमें दो मीटर्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो दो तरह की फ्रैंकिंग मशीन आपके पास हो जाएगी, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और दूसरी आपके पास हो जाएगी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। दोनों के लिए आपने अच्छे से ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में दो डाइज होती हैं। कौन कौन सी डाइज होंगी, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। दूसरी तरफ जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होगी इसमें दो मीटर्स होंगे। कौन कौन से, असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर। और रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को डिजी फ्रैंक प्लस मशीन के नाम से भी जाना जाता है। For being recognized valid, impressions of a frank should consist value die and license die। मान्य होने के लिए फ्रैंक की छापों में मूल्य डाई और लाइसेंस डाई होनी चाहिए। किसी भी डाक वस्तु के ऊपर आप फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगा रहे हैं तो उसको तभी वैलिड माना जाएगा, उसको तभी वैध किया जाएगा अगर उसके ऊपर मूल्य डाई और लाइसेंस डाई दोनों की इंप्रेशन रहेगी। अगर इसमें से एक भी मिस है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोस्टेज चार्जेस के भुगतान में। Use of franking machine without a valid license issued by head of postal division in which machine is located is prohibited। अब दूसरी चीज क्या बोली गई है कि डाक मंडल प्रमुख के
द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना फ्रैंकिंग मशीन को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा, और लाइसेंस जारी कौन करेगा? हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन इन विच मशीन इज लोकेटेड। तो जहां पे भी आप मशीन का उपयोग करना चाहते हैं, जिस भी मंडल में, जिस भी डिवीजन में आप इसका यूज करना चाहते हैं, उसी मंडल के हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन, यानी कि पोस्टल डिवीजन कौन हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। तो वहां का जो सुपरिटेंडेंट रहेगा, उस सुपरिटेंडेंट के द्वारा आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा उस मशीन को यूज करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसको प्रोहिबिट माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। Any person wishing to use a franking machine shall apply to head of division concerned in prescribed forum through authorized dealer। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो फ्रैंकिंग मशीन का अगर उपयोग करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? अधिकृत डीलर के माध्यम से हेड ऑफ डिवीजन को, सुपरिटेंडेंट को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है। तो फ्रैंकिंग मशीन के लिए अगर आप लाइसेंस चाहते हैं और उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? अधिकृत डीलर के माध्यम से हेड ऑफ डिवीजन को करेंगे, सुपरिटेंडेंट को करेंगे। लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन यूज्ड। तो प्रत्येक फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस जो है वो अनिवार्य होता है। तो कोई भी व्यक्ति जब फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करेगा तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी ही होगी, और वो लाइसेंस जो है उसको हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा दिया जाएगा। अधिकृत डीलर के माध्यम से वो इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आगे चलते हैं, पोस्टिंग ऑफ फ्रैंक्ड आर्टिकल्स। अब फ्रैंक किए हुए लेखों की पोस्टिंग। अब मान लीजिए आपने जो डाक शुल्क है किसी भी डाक वस्तु के लिए जो कैसे दिए हैं? फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन के माध्यम से कर दिए। अब उस डाक वस्तु को पोस्ट आपने कहाँ पे करना है, उस चीज़ के बारे में। कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिसेज। तो फ्रैंक किए हुए लेखों को 2 से अधिक निर्दिष्ट डाकघरों में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट डाकघर जो होते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि जो आपका सुपरिटेंडेंट होगा जब लाइसेंस देगा तो लाइसेंस में आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा कि आपने अपनी डाक वस्तुओं को, जिनके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन के इंप्रेशन के माध्यम से किया है, कौन से आप अधिकतम 2 डाकघरों में उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो वो वहां पे लाइसेंस में बताएगा। तो उन्हीं 2 अधिकतम डाकघरों में फ्रैंक किए हुए लेखों को पोस्ट किया जा सकता है। These 2 पोस्ट ऑफिसेज स्पेसिफाइड बाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन दी लाइसेंस। तो ये जो 2 डाकघर होंगे, इसमें अधीक्षक द्वारा लाइसेंस में उनको निर्दिष्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। इफ ओनली 1 ऑफिस ऑफ पोस्टिंग डिजायर्ड। लेकिन कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे सिर्फ एक ही ऑफिस ऑफ पोस्टिंग चाहिए जहां से मैं अपनी डाक वस्तुओं को पोस्ट कर सकूं। दिस मस्ट बी हैंडेड ओवर बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइसेंसी एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो वहां पे लाइसेंसधारी का जो प्रतिनिधि होगा वो क्या कर सकता है? डाकघर काउंटर पर जाकर उन डाक वस्तुओं को सौंप सकता है। इफ लाइसेंसी डिसाइड टू पोस्ट देम एट 2 पोस्ट ऑफिसेज। अब ऊपर तो हमने कर लिया कि सिर्फ एक ही डाकघर में चाहिए कि मैं यहीं से पोस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो वहां पे जो लाइसेंसधारी का प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो उसकी डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए आएगा, तो वो काउंटर पर जाएगा और डाक वस्तुओं को पोस्ट कर देगा। लेकिन जो लाइसेंसी है, लाइसेंसधारी क्या चाहता है कि मैं अपनी डाक वस्तुओं को 2 डाकघरों में पोस्ट करूं। तो वहां पे उसके पास क्या ऑप्शन रहती है? दे मे बी हैंडेड इन आइदर एट पोस्ट ऑफिसेज। तो वहां पे 2 डाकघरों में उनको पोस्ट कर सकता है, या फिर वो एक डाकघर या एक रात्रि डाकघर में इनको पोस्ट कर सकता है। तो उसके पास ये चूज करने की ऑप्शन हो जाएगी कि उसको 2 डाकघर चाहिए, कौन से चाहिए वो हो जाएगा, या फिर एक डाकघर और एक रात्रि डाकघर। ठीक है, रात्रि डाकघर जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके बारे में हम कर चुके हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो क्या होते हैं? तो एक डाकघर या एक नाइट पोस्ट ऑफिस में उनको वो पोस्ट कर सकता है अगर उसको अपने आर्टिकल्स को 2 डाकघरों में पोस्ट करने की आवश्यकता है। Franked articles will be tendered at the counter, bundled in separate bundles according to the value of francs। फ्रैंक किए गए लेखों को फ्रैंक के मूल्य के अनुसार अलग अलग बंडलों में बांधकर काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए। अब मान लीजिए क्या होता है, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन का जो यूज करेगा वो 1 या 2 आर्टिकल्स को पोस्ट तो करेगा नहीं, बड़ी संख्या में लेखों को पोस्ट करेगा। तो जब वो पोस्ट करने के लिए उनको डाक घर के काउंटर पर लेके आएगा तो उनके बंडल बना के लेके आएगा, ऐसे खुले में उनको नहीं लेके आएगा। बंडल जो है वो कैसे बनाए जाएंगे? बंडल भी वो अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा, वो वैल्यू ऑफ फ्रैंक के मूल्य के अनुसार बंडल बनाएगा। यानी कि 5-5 रुपए की जिनके ऊपर फ्रैंकिंग की गई है उसका अलग बंडल बनाएगा, 10-10 रुपए की जो फ्रैंकिंग की गई है उसके लिए वो अलग बंडल बनाएगा। इसी तरह से जो वैल्यू ऑफ फ्रैंक होगी, फ्रैंक का जो मूल्य होगा उसके अकॉर्डिंग बंडल बनाकर उनको डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत
करेगा। ईच कंसाइनमेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाई विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव। एक आपके पास आती है डिलीवरी टिकट, एक आती है विंडो डिलीवरी टिकट। तो डिलीवरी टिकट जो हम पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में करेंगे, लेकिन जो विंडो डिलीवरी टिकट होती है, विंडो डिलीवरी टिकट फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी की प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए होती है। तो ईच कंसाइनमेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाई, मतलब कि जब भी वो डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए डाक घर के काउंटर पर लेके आएगा, तो प्रेषण के साथ उसको और क्या लेके आना पड़ेगा, लाइसेंस धारी के प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट भी साथ में लेके आएगा। तो मतलब वो अपनी खेप जो भी होगी या जो भी आर्टिकल्स को वो पोस्ट करना चाहता है, उन आर्टिकल्स के साथ उसे विंडो डिलीवरी टिकट भी लेके आनी पड़ेगी। और विंडो डिलीवरी टिकट जो है ये किस चीज़ के लिए होती है, लाइसेंस धारी के प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए होती है। विद लास्ट डिस्पैच ऑफ डे और ऑन क्लोज्ड बिजनेस आवर्स लाइसेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू टेंडर एट पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग अ डेली डॉकेट ड्यूली फिल्ड इन साइंड एंड डेटेड। दिन के अंतिम प्रेषण के साथ या कामकाज की घंटों की समाप्ति पर लाइसेंसधारी को पोस्टिंग कार्यालय में प्रस्तुत होना होगा तथा दैनिक डॉकेट को विधिवत भरना, हस्ताक्षरित और दिनांकित करना होगा। तो जैसे ही वो लास्ट प्रेषण करने आएगा या फिर जैसे ही कार्यालय के कामकाज के घंटे समाप्त होंगे, लाइसेंसधारी को क्या करना होता है, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर आना होता है और साथ में उसको क्या करना होता है, डेली दैनिक जो भी डॉकेट होगा उसको वो भरेगा, उसको साइन करेगा, उसके ऊपर डेट डालेगा, तो वो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा डाकघर के काउंटर पर। आगे चलते हैं, फ्रैंकिंग इंप्रेशन रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल। तो किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो फ्रैंकिंग की इंप्रेशन लगाई जाएगी, नोट इंटरफेयर्ड विद इन एनी वे। तो डाक लेख पर जो फ्रैंकिंग की छाप होगी किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने एक छाप लगाई, अब मान लीजिए आपको उसके ऊपर दो छाप लगानी है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। या फिर आपने ऐसा भी नहीं करना है कि उसको एड्रेस के बीच में ही लगा दिया, इस तरह से आपने नहीं करना है। वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। इंप्रेशन शुड बी ब्राइट रेड कलर। अब किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की जो इंप्रेशन होगी वो रेड कलर में होनी चाहिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। शुड नॉट ओवरलैप, और ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे बताया कि एक के ऊपर आपने दूसरी लगा दी, इस तरह भी नहीं होनी चाहिए। वो अलग अलग दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और साथ में ब्राइट रेड कलर की होनी चाहिए। As possible, impression should be at right hand top corner of address side of article itself or on address wrapper or an एड्रेस लेवल फर्मली अटैच्ड टू इट। और जहां तक संभव हो फ्रैंकिंग मशीन की जो इंप्रेशन होगी वो कहाँ पे लगाई जाएगी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। तो यहाँ पे ये मान लीजिए आपके पास एक आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल के लिए जो आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना है वो फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन के माध्यम से करना है। तो फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन जो वो कहाँ पर लगाई जाएगी, आपने इस वाले कोने में लगानी है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाई जाएगी। कौन सी साइड में, एड्रेस साइड में। एड्रेस साइड जो वो साइड होती है किसी भी आर्टिकल की जिसकी तरफ प्राप्तकर्ता का एड्रेसी का पता लिखा गया हो। तो जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा उसी तरफ राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर इसको लगाया जाना चाहिए। फ्रैंकिंग इज अलाउड अप टू एनी अमाउंट। अब फ्रैंकिंग जो आप किसी भी आर्टिकल के लिए करना चाहते हैं तो आप किसी भी सीमा तक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डाक वस्तु है, उसके ऊपर आपने फ्रैंकिंग करनी है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ 5 रुपये तक कर सकते हैं या आप सिर्फ 10 रुपये तक कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू के लिए इसके ऊपर फ्रैंकिंग इंप्रेशन जो है वो लगा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट आपको नहीं है। There may be more than one impression of value die, but only one impression of license die on each article। प्रत्येक डाक वस्तु के ऊपर एक से ज़्यादा वैल्यू डाई की इंप्रेशन हो सकती है, लेकिन लाइसेंस डाई की केवल एक ही इंप्रेशन होनी चाहिए। किसी भी डाक वस्तु के ऊपर फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाते समय ये आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर लाइसेंस डाई की केवल एक ही इंप्रेशन होगी, लेकिन वैल्यू डाई की एक से ज़्यादा इंप्रेशन हो सकती है। तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसेंस डाई की एक आर्टिकल के ऊपर केवल एक ही इंप्रेशन होनी चाहिए, वैल्यू डाई की एक आर्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा इंप्रेशन हो सकती है।
मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस आर ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक लेखों को अवैतनिक वस्तु के रूप में माना जाता है। इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बताया गया है कि फ्रैंक किए हुए लेखों को जो आपने पोस्ट करना है तो उनको डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए, फ्रैंक के मूल्य के अनुसार उनके बंडल बने होने चाहिए। और दूसरी बात, आप 2 से ज़्यादा डाकघरों में उनको पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें से वो दोनों ही डाकघर हो सकते हैं, एक डाकघर या एक फिर नाइट पोस्ट ऑफिस हो सकता है, इस तरह से वो रहेगा। लेकिन आप इनको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पार्सल और दूसरे आपके पास ये जो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं इनको कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रैंक किए हुए लेखों को लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं उनको अनपेड आर्टिकल्स मानना चाहेगा। अनपेड आर्टिकल्स और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? अनपेड आर्टिकल्स जिनके लिए आपने किसी भी तरह के डाक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। इनसफिशिएंटली कौन से हो जाएंगे? जिनके लिए आपने चार्जेस का भुगतान तो किया है लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया है। तो अगर आपने फ्रैंक किए हुए लेखों को लेटर बॉक्स में डाल दिया पोस्ट करने के लिए तो उनको अनपेड माना जाएगा। तो आपके द्वारा की गई फ्रैंकिंग की इंप्रेशन का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बेयरिंग इंप्रेशंस ऑफ प्रीवियस डेट्स। अब आपके ऐसे आर्टिकल्स जो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, पंजीकरण जिनका नहीं हुआ है और उनके ऊपर प्रीवियस डेट पिछली तारीख की इंप्रेशन है, छाप है फ्रैंकिंग मशीन की, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोस्टिंग के लिए, तो उनको भी अनपेड माना जाएगा। आगे चलते हैं। Place where authorized dealers have own servicing centers with qualified and experienced staff, repairs and servicing carried out at those centers in presence of postal official deputed देयर फॉर दिस पर्पज़। अब जिन जगहों पर अधिकृत डीलरों के पास अपने सर्विस सेंटर हैं, साथ में वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस्ड स्टाफ भी है, तो अगर मशीन की मरम्मत या सर्विसिंग करनी है तो इस उद्देश्य के लिए डाक अधिकारी जो होगा क्या उसको इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है कि आपने वहाँ पे जाके अपनी प्रेजेंस में इसकी क्या करवानी है, सर्विसिंग और मरम्मत करवानी है। लेकिन ऐसे आपके पास ऑथराइज्ड डीलर जिनके पास स्वयं के अपने सर्विसिंग सेंटर है, वहाँ पे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ भी है, तो वो वहीं पे उसकी मरम्मत या रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? पोस्टल ऑफिशियल की प्रेजेंस में करेंगे जिसको इस पर्पस के लिए चुना गया हो। इन अदर प्लेसेस और बाकी जगहों पर क्या किया जाएगा? मशीन सेंट टू पोस्ट ऑफिस, तो वहां पे जो मशीन है उसको डाक घर को भेज दिया जाएगा। वेयर डेली डॉकेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड। लेकिन आप किसी भी डाक घर को नहीं भेज सकते हैं। कौन से डाक घर को भेजेंगे? जहां पे डेली डॉकेट रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। पोस्ट ऑफिस रिमूव लाइसेंस डाई फ्रॉम मशीन बिफोर सेंट फॉर रिपेयर। अब डाक घर को जैसे ही मशीन प्राप्त होगी वो क्या करेगा? उसको रिपेयर के लिए भेजने से पहले उसमें से लाइसेंस डाई को निकाल लेता है। वैल्यू डाई बीच में ही रहेगी, वो लाइसेंस डाई को निकाल के अपने पास रख लेगा। The resetting of a franking machine may be done at the premises of the holder of the machines and the machines need not be brought to the post office for this purpose। अब अगर फ्रैंकिंग मशीन जो उसकी रीसेटिंग करनी है तो रीसेटिंग जब वो कहाँ पे कर दी जाएगी? जो भी फ्रैंकिंग मशीन का धारक होगा उसके परिसर में ही कर दी जाएगी। इसके लिए मशीन को डाक घर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो रीसेटिंग जो है किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की वो कैसे की जाती है? उसी के जो परमिसेस होगा होल्डर का वहीं पे कर दी जाएगी। मशीन को पोस्ट ऑफिस में ले जाने की आवश्यकता इस चीज़ के लिए नहीं होती है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मीटर इज noticed, the licensee shall immediately stop using of franking machine and take it to the पोस्ट ऑफिस फॉर सेटिंग इट राइट। अब मान लीजिए जो मीटर है फ्रैंकिंग मशीन के उनमें कोई विसंगति पाई जाती है, उनमें कोई गड़बड़ पाई जाती है, तो लाइसेंसधारी को क्या करना चाहिए? इसका उपयोग जो है वो तुरंत रोक देना चाहिए, फिर वो उसका उपयोग ना करें। और क्या करेगा? साथ में फ्रैंकिंग मशीन को ठीक करने के लिए डाक घर में लेकर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए। अगर प्रमोशन चाहिए तो हर एक लाइन को याद कर लेना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने से नहीं होगा। क्वेश्चन जो वो कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। लाइसेंस फॉर फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के लिए जो लाइसेंस रहते हैं उनके लिए क्या शर्तें होंगी? ऊपर हमने कर लिया कि फ्रैंकिंग मशीन जो है 2 प्रकार की होती है, लेकिन जो फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक इंडिविजुअल, दूसरा कमर्शियल और तीसरा आ जाएगा डिपार्टमेंटल। अब इनको अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? जो इंडिविजुअल है व्यक्तिगत वाला उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कमर्शियल वाला, इसको भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और
डिपार्टमेंटल या विभागीय लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो उसको डाक घर के काउंटर पर ही आप आवेदन उसके लिए कर सकते हैं। अब लाइसेंस जो वो दिया किसके द्वारा जाता है, इंडिविजुअल और कमर्शियल के लिए हेड ऑफ डिवीजन यानी कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाएगा, और डिपार्टमेंटल लाइसेंस जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा दिया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। अब जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस होता है वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ये हमने ऊपर भी कर लिया। कंसर्न हु रिजर्व्स हिमसेल्फ द राइट ऑफ रिफ्यूजिंग और कैंसिलिंग लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि अगर हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत है तो वो इस लाइसेंस को बिना कोई कारण बताए रद्द करने के लिए या इसको देने से इनकार करने के लिए भी अधिकृत होता है। मतलब उसके पास ये हक रहता है, वो बिना कोई कारण बताए, बिना कोई इंटीमेशन के इसको रद्द कर सकता है और इसके लिए मना भी कर सकता है। विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव, ये हमने ऊपर भी कर लिया कि जो विंडो डिलीवरी टिकट होती है लाइसेंसधारी के प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए होती है। Franking machine must be obtained by the licensee only from the firm authorized by the Director General of Post and before being brought into the use must be shown to the post office। अब फ्रैंकिंग मशीन जो है लाइसेंस तो हमने कर लिया, हेड ऑफ डिवीज़न देगा, लेकिन जो फ्रैंकिंग मशीन आप प्राप्त करेंगे वो कहाँ से आपको प्राप्त करनी है, उस फर्म से ही आपको वो प्राप्त करनी है जिसको डायरेक्टर जनरल के द्वारा अधिकृत किया जाएगा। तो डायरेक्टर जनरल के द्वारा अधिकृत फर्म से ही आपको फ्रैंकिंग मशीन प्राप्त करनी चाहिए, और उसका यूज़ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसे पोस्ट ऑफिस को दिखाना चाहिए। डायरेक्टर जनरल विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डैमेज डन टू और रिपेयर रिक्वायर्ड बाय दी फ्रैंकिंग मशीन। किसी भी नुकसान के लिए या मरम्मत के लिए महानिदेशक डाक कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। तो फ्रैंकिंग मशीन को अगर कोई नुकसान हो जाता है या उसकी रिपेयर करनी है तो उसके लिए डायरेक्टर जनरल जिम्मेदार नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे कि फ्रैंकिंग मशीन आपको केवल डायरेक्टर जनरल के द्वारा अधिकृत फर्म से ही प्राप्त करनी चाहिए, और यूज़ करने से पहले आप उसको डाक घर में आकर दिखाएंगे। और दूसरी बात, अगर फ्रैंकिंग मशीन को कोई नुकसान हो जाता है या फिर उसको रिपेयर करना है तो उस चीज़ के लिए डायरेक्टर जनरल जिम्मेदार नहीं रहेगा। Any arrangements for the maintenance of the machine must be made between the licensee and the firm supplying the machine। अब मशीन का जो रख रखाव किया जाता है उसकी व्यवस्था की जाएगी वो लाइसेंसधारी और मशीन सप्लाई करने वाली फर्म के बीच में ही रहेगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल है, अधिकृत करनी है एक फर्म की, आप वहाँ से जाकर फ्रैंकिंग मशीन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके डायरेक्टर जनरल का फ्रैंकिंग मशीन के साथ कोई भी लेन देन नहीं होगा। तो फ्रैंकिंग मशीन के रख रखाव की कोई भी व्यवस्था करनी है वो लाइसेंसी और मशीन को सप्लाई करने वाली फर्म के बीच में ही रहेगी, इसमें डायरेक्टर जनरल का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। ईच मशीन विल बी सील्ड बाय द सप्लायर बिफोर बीइंग डिलीवर्ड एंड द पोस्ट ऑफिस विल अफिक्स अ लेड सील एट द बॉटम। अब वितरण करने से पहले जो भी फ्रैंकिंग मशीन होगी आपूर्तिकर्ता द्वारा उसको सील किया जाएगा, आपूर्तिकर्ता द्वारा जिसके द्वारा फ्रैंकिंग मशीन जो है वो उसको दी जाएगी लाइसेंसी को। तो आपूर्तिकर्ता क्या करेगा, उसको सील करेगा, और पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उसके नीचे एक शीशे की सील लगाएगा, लेड सील लगाएगा। वैसा वो क्यों करते हैं, ताकि जो लाइसेंसी है वो उसको अपनी मर्जी से खोल ना सके। उसने अगर खोल लिया, लेड की जो सील होगी या फिर जो सील आपूर्तिकर्ता के द्वारा लगाई जाएगी वो टूट जाएगी, पोस्ट ऑफिस को पता चल जाएगा कि ये इसने खोल रखी है, तो वो उसको ऐसा नहीं करेगा। द सील मस्ट नॉट बी ब्रोकन और हैंडल्ड इन एनी वे बाय द लाइसेंसी। लाइसेंसधारी उस सील के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना ही उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस की उस मशीन के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। Any change of location of the machine except in cases of repairs notified to head of the division and office of posting। अब मरम्मत के मामले को छोड़कर आप फ्रैंकिंग मशीन की लोकेशन में किसी भी तरह की चेंज करना चाहते हैं तो उस परिवर्तन के बारे में आपको हेड ऑफ डिवीज़न को और साथ में पोस्टिंग कार्यालय को भी सूचित करना होगा। पोस्टिंग कार्यालय कौन सा हो जाएगा, जो लाइसेंस में निर्दिष्ट किए गए डाकघर होंगे उनको भी आपने इस चीज़ के बारे में सूचना देनी है। लाइसेंसी मस्ट एट all reasonable times allow an authorized officer of the department to inspect the machine without notice।
लाइसेंसधारी को बिना किसी सूचना के उचित समय पर अधिकृत अधिकारी को मशीनों का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी। मतलब ऐसे अधिकारी जो फ्रैंकिंग मशीन की निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होते हैं, तो लाइसेंसधारी को उचित समय पर, यह नहीं कि वो रात को चले हुए तो रात को भी, जो उचित समय होगा उस उचित समय में लाइसेंसधारी को उन अधिकृत अधिकारियों को फ्रैंकिंग मशीन का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी। वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता है और ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है पहले से या नोटिस नहीं मिला है, तो बिना किसी सूचना के वो उनकी जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एनी चेंज इन लोकेशन ऑफ द मशीन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ रिपेयर शैल बी नोटिफाइड टू द हेड ऑफ डिवीजन हेड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ये हमने ऊपर कर लिया। आगे आपके पास द वैल्यू ऑफ फ्रैंक इंप्रेशंस शुड बी रिटन इन फिगर्स इन रेड इंक। अब फ्रैंक की छाप या छापों का जो कुल मूल्य होगा उसको आंकड़ों में लाल स्याही से कट आउट लेवल पर मुद्रित प्रेषक के नाम तथा पते के नीचे लिखा जाएगा। अब फ्रैंकिंग की जो भी आप इंप्रेशन लगाएंगे किसी भी आर्टिकल के ऊपर, उसका टोटल जो भी मूल्य बनेगा उसको आंकड़ों में लिखा जाएगा लाल स्याही से। कहाँ पे लिखा जाएगा? कटआउट लेवल पर। और कहाँ पे? मुद्रित प्रेषक के नाम और पते के नीचे लिखा जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन मस्ट बी ऑफ रेड कलर। अब फ्रैंकिंग मशीन की जो इंप्रेशन या छाप होगी वो लाल रंग की होनी चाहिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अदरवाइज आर्टिकल लाइएबल टू बी रिफ्यूज्ड बाय पोस्ट ऑफिस। नहीं तो उस आर्टिकल को डाकघर के द्वारा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जाएगा, पोस्ट ऑफिस उसको पोस्ट नहीं करेगा। आर्टिकल वेयरिंग प्रीवियस और लेटर डेट्स। अब ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर पिछली या फिर अगली तारीख हो, मतलब कि आप मान लीजिए उस आर्टिकल को 15 तारीख को डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रैंकिंग इंप्रेशन है वो या तो 14 तारीख की है या फिर वो 16 तारीख की है, तो इस तरह के आर्टिकल्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पिछली या फिर अगली तारीख वाले लेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस आर ट्रीटेड एज अनपेड। फिर उसके बाद जो फ्रैंकिंग मशीन वाले आर्टिकल्स होंगे, अगर उनको आप पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्सेस में डाल देते हैं तो उनको अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। आर्टिकल्स फ्रैंक्ड बाय मशीन मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस फॉर डिस्पैच ऑन द डे ऑन विच द फ्रैंक इज डेटेड। मशीन द्वारा फ्रैंक लेखों को प्रेषण के लिए लाइसेंस में निर्दिष्ट किए गए डाकघरों में फ्रैंक की तिथि वाले दिन ही प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कि अगर आपने उस आर्टिकल के ऊपर 15 तारीख की इंप्रेशन लगा दी है फ्रैंकिंग मशीन की, तो आपको उस डाक वस्तु को 15 तारीख को ही लाइसेंस में निर्दिष्ट किए गए डाकघरों में प्रस्तुत करना चाहिए। आर्टिकल bearing frank of a date immediately preceding the date of presentation accepted if they are bear impression of license die of the date of presentation। प्रस्तुति की तारीख से ठीक पिछली तारीख वाले लेखों को स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन उनके ऊपर लाइसेंस डाई की प्रस्तुति की छाप जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बोली गई है, जैसे मैंने बताया कि 15 तारीख अगर आपने उसके ऊपर जो इंप्रेशन लगाई है फ्रैंकिंग मशीन की वो 15 तारीख की है, तो उसको आपने 15 तारीख को ही डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत करना है। पिछली तारीख वाली अगली तारीख वाली जो लेख होंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आप 15 तारीख को किसी भी फ्रैंक किए हुए लेख को डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत करते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल पिछले दिन वाली यानी कि 14 तारीख वाली इंप्रेशन लगी हुई है, लेकिन जो लाइसेंस डाई वाली है वो 15 तारीख की है, दूसरी जो वो 14 तारीख की लगी हुई है, ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो प्रस्तुति की तारीख से ठीक पिछली तारीख वाले लेखों को स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? अगर उनके ऊपर लाइसेंस डाई की प्रस्तुति की तारीख की छाप होगी। Each consignment shall be accompanied by window delivery ticket which is for the identification of licenses servant और representative। प्रत्येक खेप के साथ विंडो डिलीवरी टिकट होना चाहिए जो लाइसेंसधारी के सेवक या प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है। तो जो भी लाइसेंसधारी होगा उसने क्या होगा, अपने सर्वेंट को या अपने प्रतिनिधि को डाक वस्तुएं पोस्ट करने के लिए भेजा होगा, तो वो साथ में अपने साथ क्या लेके आएंगे? विंडो डिलीवरी टिकट लेकर आएंगे। अलाउंस विल बी मेड फॉर एनी इंप्रेशन मेड इन एरर। अब कोई भी गलती से आपने इंप्रेशन लगा दिया तो उसके लिए आपको अलाउंस मिल जाता है, लेस डिडक्शन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू। तो जो भी फेस वैल्यू होगी, अगर 100 रुपये है तो उसका 5% काट लिया जाएगा ऑन
surrender of envelope or a wrapper provided that the impression is legible and that the entire envelope is produced and that the claim is preferred within 3 months of the date of first impression। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है, गलती से जब भी कोई छाप हो जाती है तो उसके लिए आपको लिफाफा या रैपर पूरा वापस करना होगा। उसके बाद आपको इसके लिए अलाउंस मिल सकता है, अंकित मूल्य का 5% आपको अलाउंस के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल पढ़ने योग्य होनी चाहिए। दूसरी बात, जो लिफाफा एनवेल्प है या रैपर है वो पूरे का पूरा आपको प्रस्तुत करना है। और इस चीज़ के लिए जो आवेदन है आपको वो कब से करना है, दावा प्रथम छाप की तारीख से 3 महीने के भीतर करना होगा। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन लगाई जाएगी उसके 3 महीने के भीतर आपको इस चीज़ के लिए आवेदन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट की बात करें, विज्ञापन की बात करें, तो जब भी लाइसेंसधारी अपने लिए लाइसेंस लेता है तो वो क्या कर सकता है, सुपरिटेंडेंट से एडवर्टाइजमेंट भी एक्सेप्ट करवा सकता है कि मैं ये एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल्स के ऊपर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, तो उसको वो दे दी जाती है, अप्रूव कर दी जाती है। एंड एडवर्टाइजमेंट डिवाइस में आल्सो अपीयर अलोंग साइड डेट स्टैंप इंप्रेशन, दिनांक मोहर की छाप जो लगाई जाती है आर्टिकल के ऊपर, उसके साथ विज्ञापन उपकरण भी प्रदर्शित हो सकता है। यानी कि डेट स्टैंप इंप्रेशन के साथ आप उस डाक वस्तु के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक विज्ञापन भी दे सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इट रिलेट्स सोलली टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द लाइसेंसी। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन दिया जाएगा ये पूरी तरह से जो लाइसेंसी है, लाइसेंसधारी है, उसके बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा होना चाहिए, उसके व्यवसाय या पेशे से जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं वो कहीं से भी उठा के एडवर्टाइजमेंट दे देगा। इट इज क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द इंप्रेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क, लाइसेंस नंबर एंड द डेट स्टैंप एंड पोस्ट मार्क। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी तो लाइसेंस संख्या, तारीख की मोहर, पोस्ट मार्क की छाप, इन सभी से बिल्कुल अलग होना चाहिए। नहीं आप उनके बीच में ही इसको लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए इसकी छाप। किससे अलग होनी चाहिए, लाइसेंस नंबर से, उसके ऊपर जो तारीख मोहर लगी है उससे, और जो पोस्ट मार्क वगैरह है उनसे भी अलग होनी चाहिए। इट इज़ कन्फाइंड टू दी टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ दी एनवेल्प और कार्ड। तो हमने ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट किया था कि फ्रैंकिंग की इंप्रेशन जो है वो राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाई जाएगी। लेकिन जो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देने की बात करेंगे वो कहां पे आपने करनी है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी कि इस वाले कोने में, एनवेल्प या कार्ड के इस वाले कोने में एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। यहां पे इंप्रेशन लगाई जाएगी फ्रैंकिंग मशीन की, यहां पे एड्रेसी का एड्रेस रहेगा, यहां पे सेंडर का एड्रेस होगा। आगे चलते हैं, दी कॉस्ट ऑफ कटिंग दी डाइज इज मेट बाई दी लाइसेंसी। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए डाइज को कट करना पड़ेगा, उसकी कटिंग के लिए जो फीस होगी या जो भी चार्जेस बनेंगे वो लाइसेंसधारी को ही देने पड़ेंगे। Licensee can get approved from the head of a division as many slogans and the advertisement as the desired, provided not more than वन स्लोगन और एडवर्टाइजमेंट इज यूज्ड ऑन वन आर्टिकल। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली है, वो एडवर्टाइजमेंट तो दे सकता है आर्टिकल्स के ऊपर, लेकिन एक आर्टिकल के ऊपर केवल एक ही एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए और वो किससे संबंधित होनी चाहिए, लाइसेंसधारी के व्यवसाय या प्रोफेशन से संबंधित होनी चाहिए। दूसरी चीज़, लाइसेंसधारी क्या कर सकता है, हेड ऑफ डिवीजन से, सुपरिटेंडेंट से जितने चाहे उतने विज्ञापन अप्रूव करवा सकता है, स्वीकृत करवा सकता है। लेकिन इस चीज़ का वो ध्यान रखेगा, एक आर्टिकल के ऊपर केवल एक ही एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वंस अप्रूव्ड, एक बार अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट अप्रूव हो जाती है, नो चेंजेस कैन बी मेड टू द एडवर्टाइजमेंट कॉपी विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द डिविजनल हेड। तो वो आप क्या करेगा, मंडल प्रमुख की पूर्व सहमति के बिना विज्ञापन प्रतिलिपि में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। उसने एक एडवर्टाइजमेंट को अप्रूव करवा लिया, अप्रूव करवाने के बाद उसमें अगर उसको कोई भी चेंज करनी है तो उसके लिए उसको पूर्व अनुमति चाहिए। किसकी अनुमति चाहिए, मंडल प्रमुख की, सुपरिटेंडेंट की अनुमति इस चीज के लिए चाहिए। वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस, अब लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसकी कोई भी उल्लंघन किया जाता है, कोई भी शर्त को तोड़ा जाता है, लाइसेंस विल बी फॉरबिड कैंसल्ड बाय द हेड ऑफ पोस्टल सर्कल। तो वहां पे जो लाइसेंस है वो तत्काल किसके द्वारा, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, CPMG के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। तो दो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिनमें कंफ्यूजन रहती है। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है उसको बिना कोई कारण बताए कौन मना कर सकता है या उसको कौन रद्द कर सकता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट। जो भी इसके लिए अप्रूविंग अथॉरिटी है, लाइसेंस को अप्रूव करने की अथॉरिटी है, वही इसको रद्द भी कर सकती है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई भी शर्तों का उल्लंघन होता है जो लाइसेंस के लिए बताई गई हैं, तो वहां पे उन शर्तों के
उल्लंघन के लिए जो लाइसेंस को रद्द करने का हक है वो किसके पास है, तो वो सीपीएमजी के पास है। क्या सुपरिटेंडेंट के पास बिना कोई कारण बताए लाइसेंस के लिए मना करने या लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार होगा, और अगर शर्तों का कोई उल्लंघन होता है तो वहां पे सीपीएमजी लाइसेंस को तत्काल रद्द कर सकता है। कंडीशन फॉर हायरिंग फ्रैंकिंग मशीन बाय गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। तो हमने ऊपर भी कर लिया कि फ्रैंकिंग मशीन जो है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी इसकी छाप लगा सकते हैं, और जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होंगे उनके ऊपर भी इसकी छाप के माध्यम से पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया जा सकता है। तो जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, मंत्रालय या विभाग होते हैं, तो फ्रैंकिंग मशीन अगर उनको किराए पर लेनी है तो क्या शर्तें आ जाएंगी। लाइसेंस ग्रांटेड बाई पीएमजी, तो ये हमने ऊपर भी कर लिया कि जो लाइसेंस रहेगा वो पीएमजी के द्वारा, पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा दिया जाएगा। इंडिविजुअल और कमर्शियल किसके द्वारा दिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाएगा। हायर ओनली एट प्लेस वेयर पोस्टल मशीन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल। अब यहाँ पे जो आपने हायर इसको करना है, कोई भी सरकारी मंत्रालय है या कार्यालय है या विभाग है, वो इसको हायर करना चाहते हैं, किराए पर लेना चाहते हैं, तो केवल ये वहीं पर हायर कर की जा सकती है जहाँ पे इसके लिए मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी, मरम्मत संगठन वहाँ पे उपलब्ध होंगे। तो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन अगर कोई भी सरकारी कार्यालय, मंत्रालय या विभाग लेना चाहता है तो उन्हीं को ये दी जाएगी जहाँ पे इसको मरम्मत करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए कोई संगठन उपलब्ध होगा। मशीन्स और लाइसेंस्ड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल मेल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ लाइसेंसी ओनली। अब यहाँ पे क्योंकि ये सरकारी कार्यालय है, तो जिस सरकारी कार्यालय ने अपने लिए लाइसेंस लिया है, अपने लिए फ्रैंकिंग मशीन लिया है, वो अपने कार्यालय के ही डाक वस्तुओं को फ्रैंक करने के लिए इसका यूज कर सकता है। अन्य किसी के कार्यालय की डाक वस्तुओं को फ्रैंक वो नहीं करेगा। पोस्ट मास्टर जनरल रिफ्यूज और कैंसिल लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। और पोस्ट मास्टर जनरल जो किसके लिए, जो डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन होती है उसका लाइसेंस बिना कोई कारण बताए, बिना कोई रीजन दिए वो रद्द कर सकता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी, इंडिविजुअल और कमर्शियल के लिए, या कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस बिना कोई कारण बताए कौन रद्द कर सकता है या कौन उसको अप्रूव करने से मना कर देता है। आपका आंसर हो जाएगा सुपरिटेंडेंट। आपसे पूछा जाएगा विभागीय फ्रैंकिंग मशीन के लिए, तहां आपने ध्यान रखना है पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है या लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है। और अगर फ्रैंकिंग मशीन की शर्तों के उल्लंघन की बात की जाएगी तो वहां पे आपने ध्यान रखना है कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो है फ्रैंकिंग मशीन को तत्काल रद्द कर देगा, उसके लाइसेंस को रद्द कर देगा। फ्रैंकिंग मशीन सप्लाइड बाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और फ्रैंकिंग मशीन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा सप्लाई की जाएगी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई इन द लाइसेंस टू ऑफिसेज वेयर द मेल्स ऑफ द लाइसेंसी शैल बी एक्सेप्टेड। और लाइसेंसधारी क्या करेगा, लाइसेंस में उन दो कार्यालयों को भी निर्दिष्ट करेगा जहां लाइसेंसधारी की डाक को स्वीकार किया जाएगा। आउट ऑफ 2 स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिसेज, और ये जो दो निर्दिष्ट डाकघर होंगे, वन शैल बी द हेड ऑफिस, तो एक वहां पे प्रधान डाकघर हो सकता है, विच शैल बी आइदर एलएसजी और अबव। तो ये जो है लो सिलेक्शन ग्रेड या इससे ऊपर की श्रेणी का होगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो विभागीय लाइसेंसधारी के लिए डाक वस्तुओं को पोस्ट करने की सुविधा होगी, ये भी 2 डाकघरों में होगी, लेकिन इन दोनों डाकघरों में जो एक डाकघर है वो हेड ऑफिस होगा, और उसकी जो श्रेणी की बात करें वो एलएसजी हो सकता है या इससे ऊपर की श्रेणी का हो सकता है। वर्ड सर्विस यूज्ड इन लाइसेंस डाई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल डाक। अब लाइसेंस डाई में कौन सा शब्द प्रयुक्त तो होता है किसके लिए, आधिकारिक डाक की पहचान के लिए, तो सर्विस वर्ड ध्यान रखना। सर्विस वर्ड लाइसेंस डाई में प्रयुक्त होता है किस चीज के लिए, ताकि ऑफिशियल डाक, आधिकारिक डाक की पहचान की जा सके। तो किसी भी आधिकारिक डाक के ऊपर जब फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाई जाएगी तो उसकी लाइसेंस डाई में सर्विस शब्द प्रयुक्त होगा। चेंज इन फ्रैंकिंग मशीन लोकेशन नोटिफाइड टू पोस्ट मास्टर जनरल एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। तो मशीन के स्थान में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंसधारी को पोस्ट मास्टर जनरल और साथ में पोस्टिंग कार्यालय को भी सूचना देनी होगी। और इंडिविजुअल और कमर्शियल वाले जो होंगे वो किसको देंगे, सुपरिटेंडेंट को और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को देंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू विंडो डिलीवरी टिकट टू लाइसेंसी अलोंग विद लाइसेंस। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करती है, जब फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंसधारी को लाइसेंस देती है तो उस लाइसेंस के साथ और क्या दिया जाता है, विंडो डिलीवरी टिकट भी दी जाती है।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो अपने पास कौन कौन से रिकॉर्ड रखेगी, एक तो फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर पोस्टिंग रखेगी अपने पास और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, तो ये दोनों चीजें वो अपने साथ रखेगी। दीज रजिस्टर्स आर चेक्ड बाय द गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द डिस्पैच सेक्शन ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी वीक टू सी दैट दीज रजिस्टर्स आर बीइंग मेंटेन, यह देखने के लिए कि इन रजिस्टरों का रखरखाव अच्छे से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन रजिस्टरों की जांच प्रेषण अनुभाग की जो राजपत्रित अधिकारी है वो हर सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर करते हैं। तो ये वाला एक फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर पोस्टिंग, दूसरा फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, इन दोनों रजिस्टर्स की जांच जो है हर सप्ताह के लास्ट दिन में डिस्पैच सेक्शन जो भी रहेगा, प्रेषण अनुभाग जो रहेगा, उसके गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा की जाती है। क्यों वो इसकी जांच करता है? ताकि वो ये देख सके कि इनको अच्छे से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। He shall issue a certificate as per the meter reading of the last working day of the every month। और वो हर महीने के लास्ट दिन में क्या करता है, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा मीटर रीडिंग के अनुसार एक प्रमाण पत्र जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है लास्ट मंथ जो महीने का लास्ट वर्किंग डे होगा वहां पे क्या किया जाता है, जो भी डिस्पैच सेक्शन का गैजेटेड ऑफिसर होगा वो मीटर की रीडिंग के अनुसार एक प्रमाण पत्र जारी करता है। फ्रैंकिंग मशीन एनुअल रेंट प्लस एडवांस डिपॉजिट की बात करें तो फ्रैंकिंग मशीन का जो एनुअल रेंट होता है, वार्षिक किराया होता है, तो आप उसको अगर एडवांस में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये से लेकर 9,900 रुपये तक आप एडवांस में जमा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। पेमेंट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ एडवांस रेंटल शुड बी आइदर बाई चेक और बाई बैंक ड्राफ्ट। अब जो भी आप फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित पेमेंट करते हैं, चाहे वो उसके रेंट से संबंधित है, चाहे वो उसके एडवांस डिपॉजिट से संबंधित है, तो आप उसको चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप उसको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस शैल ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाई लाइसेंसी इन फॉरम ACG 67। पोस्ट ऑफिस लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी पैसे के लिए जो रसीद देता है, चाहे वो उसके रेंट के लिए दे रहा है, एडवांस डिपॉजिट के लिए दे रहा है, तो उसको फॉरम ACG 67 में एक रसीद दी जाती है। सेट और रीसेट ऑफ मशीन। अब मशीन को सेट या रीसेट करने की बात करें, बाई ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट नोट बिलो द रैंक ऑफ पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, तो ये विभाग के जनसंपर्क डाक निरीक्षक के द्वारा, या इसके पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए जो मशीन को सेट या रीसेट करेगा। तो ऊपर भी हमने क्या कि जो फ्रैंकिंग मशीन की रीसेटिंग है वो कहाँ पे की जाती है? लाइसेंसधारी के पोस्टल परमिसेस में। लाइसेंसधारी का जो भी परमिसेस होगा वहीं पे उसकी मशीन की रीसेटिंग कर दी जाएगी और सेट या रीसेट करने का काम विभाग के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसका रैंक पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर ऑन फ्रैंक्ड आर्टिकल ऑन लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर ऑफ कवर। तो यहाँ पे ये हम बार बार करेंगे, आगे भी आएगा कि जो आपने प्रेषक का नाम और पता लिखना है फ्रैंक्ड आर्टिकल के लिए वो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाई जाएगी। यहाँ पे अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो इस वाले कोने में दी जाएगी। वैलिडिटी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन की बात करें तो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है इसकी वैधता जो अब वो है 5 वर्ष, और इसके लिए जो लाइसेंस के लिए फीस है वो 375 रुपीज़ है, और इसके रिन्यूअल के लिए, इसके नवीकरण के लिए जो शुल्क है वो भी 375 रुपये लिया जाता है। यू हैव टू इंटीमेट प्रोसेस ऑफ लाइसेंस रिन्यूअल एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर एक्सपायरी डेट। और फ्रैंकिंग मशीन के नवीकरण की जो प्रक्रिया है इसकी जो अवधि है वो समाप्त होने से कम 1 महीना पहले आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि समाप्ति की अवधि से पहले आपके लाइसेंस का नवीकरण हो जाए। रिन्यूअल फीस ऑफ एक्सपायर्ड लाइसेंस, अगर आपके जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो उसके लिए फीस देनी पड़ेगी उसके नवीकरण के लिए वो 475, 375 तो नॉर्मल फीस जो लगेगी प्लस इसके लिए 100 रुपीज़ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेंडर ऑफ अ फ्रैंक्ड आर्टिकल ब्रिंग विद हिम, जो आपके पास प्रेषक रहेगा फ्रैंक किए हुए लेखों का वो अपने साथ क्या लाएगा? एक तो विंडो टिकट लाएगा, वो हमने कर लिया। SOM क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग फॉर कस्टमर रिकॉर्ड बुक। कस्टमर रिकॉर्ड बुक के लिए SOM की 2 कॉपीज लेके आएगा, ठीक है। एक कॉपी बुक इसको देगा, कस्टमर रिकॉर्ड बुक में रखेगा, दूसरी वो कॉपी जो है काउंटर पर प्रस्तुत करेगा। आगे चलते हैं, रिचार्ज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन की बात करें। फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज जो है वो कैसे किया जाता है? तो पहला रिचार्ज जो है वो 2,000 रुपये के लिए किया जाता है। उसके बाद जो रिचार्ज है वो कम से कम 1,000 रुपये का किया जाएगा। उससे ज़्यादा का आप जितना चाहें उतना करवा सकते हैं, लेकिन पहला रिचार्ज जो है वो 2,000 रुपये से ही किया जाएगा।
फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन 2 पोस्ट ऑफिसेस, तो ये हमने कर लिया कि फ्रैंक किए हुए लेखों को अधिकतम 2 डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है। एक इसमें मेन पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, दूसरा लो सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस या फिर इससे ऊपर का पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। हमने ऊपर किया कि जो विभागीय फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसधारी होगा अपनी आर्टिकल्स को कहाँ पे पोस्ट कर सकता है, अधिकतम 2 डाकघरों में। तो एक यहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस रहेगा या फिर इससे LSG या इससे ऊपर की श्रेणी का रहेगा। रिवेट ऑफ 3% विल बी अलाउड इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹5,000। 5,000 रुपये से अधिक की फ्रैंकिंग करने पर आपको अनुमति दी जाती है, छूट दी जाती है। कितनी छूट दी जाती है? 3% छूट आपको दी जाती है। आगे चलते हैं। ईच फ्रैंकिंग मशीन शैल हैव अ यूनिक नंबर इन फॉर्मेट। अब प्रत्येक फ्रैंकिंग मशीन में एक यूनिक नंबर होता है। कैसे रहता है? X 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहता है, जहाँ पे X जो है वो किसको डिनोट करता है? इनिशियल्स ऑफ द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगा उसके इनिशियल्स को, आद्याक्षर को ये डिनोट करेगा। और उसके बाद जो 6 डिजिट्स है वो सीरियल नंबर रहते हैं। मशीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिटनी बोवेज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इज रिलेटेड टू रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। तो ये किससे संबंधित है? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। तो ये था आपके पास फ्रैंकिंग मशीन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जो और इंपॉर्टेंट है उनकी अलग से आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं उनके लिए अलग से आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मोस्टली चांसेस जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने के होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे तब भी हम उसको कवर करेंगे, उसके लिए आपने चिंता नहीं करनी है। कोई भी आपको इसमें डाउट हो आप जरूर उसके बारे में पूछ सकते हैं। गलती नजर आए तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि कुछ गलती हो सकती है। अगर हो जाए तो उसके लिए आपको बताना है ताकि हम उसको एग्जाम से पहले अच्छे से सुधार सकें। और बाकी डाउट के लिए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।